नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ विद्यार्थी हूँ। हमने पिछली क्लास को अधूरा छोड़ दिया था, अवस्थाओं में परिवर्तन पर चर्चा कर रहे थे। तो उसी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हुए ध्यान देंगे मित्रों। आपसे कह देता है कि ऊर्ध्वपातन कहते किसे हैं। आपसे कह देगा मित्रों क्या ऊर्ध्वपातन कहते किसे हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या है। यह बहुत सारे विद्यार्थियों को परेशान कर देता है। यह प्रश्न देखना कितना सरल है मित्रों। आपसे कह देंगे क्या ठोस से गैस में बदलना। कोई भी पदार्थ ठोस से सीधे किस में बदल जाए, गैस में। आप कहेंगे कहना क्या चाहते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है मित्रों कि कोई ठोस बिना द्रव में बदले, बिना किसी द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए। आप कहेंगे ऐसा कहना क्यों चाह रहे। आपने पिछली क्लास में यह जाना था कि कोई बर्फ है, उसी में ताप दे दूं तो आप कह दें सर वो द्रवित अवस्था में आ जाएगी, और ताप की मात्रा को थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो आप कह देंगे क्या है, वाष्पित हो जाएगी। तो उसमें तो दो क्रियाएं हो रही थी। पहला तो आप देख रहे द्रवणांक वाली क्रिया हो रही थी, संघनन वाली क्रिया हो रही थी, आप देख रहे होंगे गलन वाली क्रिया हो रही थी। लेकिन आप यहां से देखेंगे विद्यार्थियों क्या कि फिर वाष्पन वाली हो रही थी। आप यहां देखना, यहां चीजें क्या है, कोई ठोस बिना किसी द्रव में बदले सीधे ही गैस में बदल जाए, और द्रव ठोस से सीधे ही कोई गैस में बदल रहा है तो इस क्रिया को क्या कहेंगे मित्रों, ऊर्ध्वपातन। जो मेरे मित्र फेर बनाना चाहते हैं वो फेर बनाएं। मैं बहुत सरल शब्दों में परिभाषाएं बोलता हूं, आप मुझे सुन के ही अपनी फेर को नोट कर सकते हैं। आप सामान्य जब आप किसी एग्जाम को देने जाते हैं तो एक बार रीड आउट करने का मौका मिल जाए तो ध्यान देंगे। किसी ठोस का बिना किसी द्रव में बदले सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है मित्रों, आप कह देंगे ऊर्ध्वपातन। जैसे एक उदाहरण समझा दूं विद्यार्थियों क्या, तो आप कहेंगे कपूर। आप विद्यार्थियों कोई भी त्योहार या उत्सव के समय, पूजा उत्सव पर आप जो कपूर का प्रयोग करते हैं वह कपूर सीधे क्या है, बिना किसी द्रव में बदले किस में बदल जाता है मित्रों, गैस में। तो कल के दिन एक प्रश्न आपसे सुंदर सा पूछ लिया जाएगा और कहेगा कि आपसे सीधा पूछ लेगा क्या कि ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो आप कह दोगे मित्रों क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ लेगा कपूर का जलना किस अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण है, तो आप कह देंगे ठोस का किस में विद्यार्थियों, गैस में। दूसरा एक और बता दें विद्यार्थियों, आयोडीन। क्या है विद्यार्थियों, आयोडीन। आयोडीन भी बिना किसी द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाती है, गैस में। तो आपसे अगर कहेगा आयोडीन, तो आयोडीन भी किसका उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का। एक प्रश्न विद्यार्थियों पिछले पेपर में पूछा था और यह था कि आयोडीन का रंग कैसा होता है। बहुत सारे मित्रों को पता होगा कि आयोडीन का रंग बैंगनी होता है। यहाँ उसकी चर्चा नहीं है, बस सिर्फ मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया मित्रों। तो आपसे अगर कहेगा कपूर को जलाने पर सीधे किस में बदल जाता है, गैस में, तो यह किसका उदाहरण है, ऊर्ध्वपातन का। दूसरी बात करेंगे विद्यार्थियों क्या, आयोडीन। तो आयोडीन भी सीधे किस में बदल जाता है मित्रों, गैस में। तो आपसे कहेगा आयोडीन भी किसका उदाहरण है, तो मित्रों आप कह देंगे किसका है, ऊर्ध्वपातन का। एक और उत्तम उदाहरण देख लेते हैं जो पेपर में आ जाता है विद्यार्थियों, नेप्थलीन। यह देखिए मित्रों कितना खास है। आपसे नेप्थलीन की बात करेंगे तो यह नेप्थलीन भी किसका उदाहरण है मित्रों, ऊर्ध्वपातन का। यह भी जलाने पर सीधे किस में बदल जाता है, गैस में। आप कहेंगे सर यह हमने कभी देखा नहीं। हमने देखा है मित्र, बस कभी महसूस नहीं किया। कपड़ों में जो गोली आती है विद्यार्थियों, वह किसकी आती है, नेप्थलीन की। आप उसे अब की बार जला के देखना, कीड़े ना लगे कपड़ों में, इसके लिए उसमें आती है यह कौन सी, नेप्थलीन। तो आपसे अगर कभी भी कहेगा तो मित्रों आप कह देंगे क्या, नेप्थलीन, आयोडीन और कपूर किसके उदाहरण है, तो आप कहेंगे किसके, ऊर्ध्वपातन के। एक बार और मैं दोहरान कर देता हूं मित्रों क्या, कोई ठोस बिना किसी द्रव में बदले गैस में बदल जाए तो उस क्रिया को अपन क्या कह देते हैं, ऊर्ध्वपातन कह देते हैं। उदाहरण क्या है, कपूर गैस में बदल जाता है सीधे, आयोडीन सीधे गैस में बदल जाता है, नेप्थलीन, तो यह भी किसका उदाहरण, ऊर्ध्वपातन। एक और उदाहरण बता दो विद्यार्थियों, शुष्क CO2। आपसे अगर कहे विद्यार्थी कौन सी, शुष्क CO2, आप कहेंगे सर हमने शुष्क CO2 देखी ही नहीं। देखी है मित्र, बस कभी आपने महसूस नहीं किया।
हम जब भी टीवी देख रहे होते हैं और टीवी में कोई ऐसा एपिसोड आ रहा होता है जिसमें इंद्रदेव भगवान जो है ना बादल में तैर रहे होते हैं, या अब तो शादी समारोह के दौरान भी देखा होगा, वर और वधू माला जब पहनाते एक दूसरे को तो वहां पर सफेद बादल उठते हैं। तो वो सफेद बादल होते किसके हैं मित्रों? तो वो सफेद बादल होते हैं किसके? शुष्क CO2 के। CO2 को जब ठोस कर लिया जाता है और जब ठोस को ताप दिया जाता है तो वो सीधे गैस में बदलती है। तो शुष्क CO2 किसका उदाहरण है मित्रों? तो आप कह देंगे किसका है? ऊर्ध्वापातन का। आप ध्यान रखें मित्रों, ये सारे उदाहरण ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, कल के दिन यही आपके प्रश्न में बनेंगे। तो आपसे अगर कहेगा कपूर का गैस में बदलना, आयोडीन गैस में बदलता है, नेफ्थलीन भी है, यह भी आयोडीन में बदलता है, और शुष्क CO2। आपने कई मूवियों में यह देखा होगा कि ट्रेन से सफेद धुआं निकलता है। क्या स्वाभाविक जीवन में कभी ट्रेन से सफेद धुआं निकल सकता है? मित्रों नहीं निकलता सफेद धुआं, क्योंकि कार्बन काला होता है, कैसे निकल सकता है? तो आप कहेंगे वहां भी विद्यार्थियों क्या होता है? शुष्क CO2 ही होता है, जो उन इंजनों से क्या होता है, ठोस में से सीधे किस में बदल रहा होता है? गैस में। तो ऊर्ध्वापातन आप समझे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आगे समझते हैं विद्यार्थियों, क्या इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न और जान लें। आपसे कहेगा नेफ्थलीन क्या है? तो नेफ्थलीन के विद्यार्थियों एक बात और जान लीजिए आप, कार्बन का जब पेट्रोल डीजल को अपन आसवन विधि से या प्रवासी आसवन विधि से अलग करते हैं तो उस समय जो शेष बचा हुआ है उससे निर्माण होता है किसका? नेफ्थलीन का। मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं आपको मित्रों केमिस्ट्री ही नहीं, आप उम्मीद लगा के बैठे उससे बेस्ट आपको मिलने वाला है। मैं फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा जैसे आपको अब सरल करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। अब हम जानेंगे क्या गैस से किस में बदलना विद्यार्थियों? ठोस में बदलना। गैस से किस में बदलना? ठोस में। मैंने यह नहीं कहा है कि गैस से पहले द्रव में बदले, ना, बात यह नहीं है मित्रों, मेरी बात को जाने। मैं यह कह रहा हूं कोई गैस बिना किसी द्रव में बदले, कोई गैस बिना किसी द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए। कोई गैस बिना किसी द्रव में बदले, बिना किसी द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाए मित्रों? ठोस में बदल जाए। तो इस क्रिया को कहते हैं मित्रों क्या? निक्षेपण। इस क्रिया को मित्रों क्या कह देते हैं आप? तो आप कहते हैं क्या? निक्षेपण। मुझे जाने बहुत बारीकी से, आपसे यह प्रश्न बनते हैं ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं? कोई ठोस बिना किसी द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए, ऊर्ध्वापातन। ऐसा कोई उदाहरण मिल जाए आपके लिए। दूसरा मित्रों आपसे अगर कहेगा निक्षेपण क्या है, तो निक्षेपण के लिए मित्रों आप तैयार रहिए, क्या? कि कोई गैस बिना किसी द्रव में बदले सीधी किस में बदल जाती है? ठोस में। तो इस प्रक्रिया को कह देते हैं मित्रों क्या? निक्षेपण। आप कहेंगे सर एक उदाहरण हो जाए? हाँ ऑफकोर्स, क्यों नहीं होगा। देखिए, जब आप CO2 को विद्यार्थियों उच्च ताप पर और उच्च दाब पर एकत्रित करते हैं तो यह बिना किसी द्रव में बदले सीधे ही किस में बदल जाती है? तो आप कहेंगे सीधे किस में बदल जाती है? ठोस में। तो यही मित्रों किसका उदाहरण बन जाता है? तो आप कह देंगे यही उदाहरण किसका हो गया? निक्षेपण का। निक्षेपण के संदर्भ में सिर्फ इतना सा जाने आप, ज्यादा भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप यह जान ले कोई गैस द्रव में नहीं बदल रही है। नहीं, आप तो कह देंगे कि सर हमें ऐसा करें कि जब अपन बाष्पित करते हैं किसी जल को तो वो गैस में बदल जाता है, लेकिन ठंडा करने के बाद वो द्रव में बदल जाते हैं और द्रव को जमाने रख दो। ना मित्र, आप गलत बात कर रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कोई गैस द्रव में बिना बदले सीधे ठोस में बदल जाए, गैस के अणु सीधे ही अगर ठोस में बदल जाते हैं मित्रों तो आप इसे कह देते हैं क्या? निक्षेपण। तो मैं यह मानता हूं कि आप ऊर्ध्वापातन और निक्षेपण दोनों को बहुत बारीकी से समझे होंगे। मित्रों ये दोनों ही आपके लिए बहुत खास हैं। अगले बिंदु पे जानते हैं क्या? संघनन। आपसे अगले बिंदु पे बात करेगा क्या? संघनन किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत कीमती है। 2 सेकंड मुझे सुन ले मित्रों। जो विद्यार्थी एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं वो सिलेक्ट होते क्यों नहीं? क्योंकि या तो हमारी मेहनत अधूरी होती है या हम लक्ष्य के करीब आते आते रुक जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी सोर्स से।
आप अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर लगाइए, और जब आप प्रीवियस पेपर लगाते हैं आप में एक अद्भुत निखार होगा, और उस निखार के बाद आप एग्जाम में बैठिए, आपको कभी निराशाएं मिल नहीं सकती। हमेशा बी पॉजिटिव रहिए, कभी ना कभी तो आपका एग्जाम सिलेक्ट होगा। सिर्फ यह है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद अपनी मेहनत में लग जाइए। देखिए मित्रों, इधर आ जाएं। आसिर कहेगा संघनन क्या है, तो हम कहेंगे मित्रों, कोई गैस विद्यार्थियों क्या हो जाए, आप कह देंगे द्रव में बदल जाए। कोई गैस किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए। कोई गैस अगर द्रव में बदल रही है तो इस क्रिया को कह देते हैं मित्रों क्या, संघनन। बहुत उत्तम क्वेश्चन है यह। आप कहेंगे कोई गैस के अणु और वो द्रव में बदल रहे हैं तो उसे विद्यार्थियों क्या कह देंगे, संघनन कह देंगे। आप कहेंगे एक उदाहरण हो जाए, हाँ, आप जब पढ़ते हैं एलपीजी गैस, मैं आगे पढ़ाऊंगा विद्यार्थियों, कार्बनिक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत उत्तम उत्तम क्वेश्चन दूंगा आपके लिए। तो आप यहां से देखेंगे, एक होमवर्क दे दूं मैं पहले आपको, कल घर से करके लाना है आपको, मुझे बताना है। बरसात के दिनों में भीगने पर कपड़ों में से गंध आती है, कपड़े सूख जाते हैं, गंध आने का कारण क्या है, कल आप बताओगे मुझे। देखिए, तो आंसर कहेगा क्या, कि गैस का द्रव में बदलना। क्या है, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, आप कहेंगे इस क्रिया को कहते हैं संघनन। जब गैस के अणु धीरे धीरे ठंडे होते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं, द्रव में बदल जाते हैं, और यह क्रिया क्या कहलाती है मित्रों, संघनन। आपसे एक प्रश्न बनता है, और बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों। अच्छा प्रश्न क्या बनता है मित्रों, आपसे प्रश्न बनता है कि ओश का पढ़ना किसका उदाहरण है, तो ओश का पढ़ना या ओश का बरसना हम कह दें किसका उदाहरण है, संघनन का। आप कहेंगे सर हम समझे नहीं, लगे हाथ में एक और बात और बता दो, ओश और एक और बात। अगला प्रश्न यह है, आर्द्रता किसका उदाहरण है, तो पहले तो यह समझिए आर्द्रता क्या है, वायुमंडल में नमी का आ जाना, वायुमंडल में नमी का आ जाना, या वायुमंडल में जल के कणों का जल के कणों का आ जाना या अणुओं का आ जाना मित्रों क्या कहलाता है, तो आप कह देंगे क्या कहलाएगा, आर्द्रता कहलाएगा। तो आर्द्रता और ओश किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे संघनन का। आप कहें सर हम आपकी बात क्यों मानी, मैं कहूंगा नहीं मानिए भला, ऐसे कैसे मान सकते हैं, उदाहरण से समझते हैं। आप यह देखेंगे कि दिन के समय सूर्य उगता है तो ताप लेके हमारे कुआं, तालाब, समुद्र से जल के अणु वाष्पित होते हैं, और वाष्पित होकर के मित्रों कहाँ जाते हैं, तो आप कह देंगे कहाँ जाएंगे मित्रों, वायुमंडल में। कहाँ जाएंगे दोस्तों, वायुमंडल में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, साइंस बहुत सरल है, बस समझने का विषय, उलझिए मत, समझ जाइए। वो एक मित्र ने शादी का साइंस समझने के लिए शादी कर ली, शादी तो कर ली साइंस समझने के लिए, लेकिन अब उसे साइंस समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा ना हो जाए, इधर ध्यान देंगे आप। तो आपने देखा कि सूर्य का ताप पाकर के यहां से क्या हुआ मित्रों, आपने देखा कि यह अणु वाष्पित हो गए, अब इनमें ऊर्जा है, यह वाष्पित रहेंगे। लेकिन रात्रि के समय सूर्य चला जाएगा, और जब सूर्य जाएगा ताप का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब ताप का मान कम हुआ मित्रों, तो आप यहां पर देखेंगे कि यह अणु क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ने लगेंगे। यानी कि यह जो गैस थी, जो वाष्प था मित्रों, जो गैस थी, जो वाष्प था, वो किस में बदलने लगा है, द्रव में बदलने लगा है। तो आपसे एक प्रश्न बनेगा मित्रों, बहुत सारे विद्यार्थियों से एक भूल होगी, आगे जाके मैं अगला उदाहरण कराने वाला हूं इसका, फिर आप कहोगे ये क्या होने लगा है, इधर ध्यान देंगे आप। तो आप देख रहे हैं गैस किस में बदल रही है, द्रव में बदल रही है, इस क्रिया को कह रहे हैं संघनन। तो जो सुबह ओस बरसती है, तो आपसे कहेंगे ओस किसका उदाहरण है, तो आप कह देंगे संघनन का, क्योंकि दिन के समय वाष्पन हुआ तो गैस थी, और गैस के अणु ठंडे हुए तो वह ओश बन गई। आर्द्रता, वायुमंडल में नमी का होना भी किसका उदाहरण है, आप कह दो किसका, संघनन का। अब मित्रों आप बताइए, मेरा प्रश्न, बादलों का बनना और बादलों का बरसना किस क्रिया का उदाहरण है, आप सारी बातें जान लो, क्योंकि आज के बाद मैं ये चाहता हूं कि आप चीजें भूलें नहीं। मैं सिर्फ आपका सहयोगी हूं, मैं आपका मित्र हूं, मैं आपका साथी हूं।
मैं जब तक आपके साथ हूं, जब तक आप मुझे हिम्मत देते रहेंगे। आप बस एक कदम बढ़ाइए, मैं अगला कदम अपने आप बढ़ा दूंगा, मैं 100 कदम बढ़ा दूंगा मित्रों। मैं सिर्फ आपका सहयोगी हूं, मुझे आप टीचर ना समझिए, मेरी आदत है इस प्रकार की। देखिए, आपसे एक प्रश्न कहेगा, बादल का बनना किसका उदाहरण है? बादल का बनना किसका उदाहरण है? अगर पदार्थों की अवस्थाओं से क्वेश्चन हो तो आप देखेंगे क्या क्या होगा। जब तालाबों से पानी वाष्पित होगा, क्या होगा मित्रों? तालाबों से पानी वाष्पित होगा सूर्य का ताप लेके, तो इस क्रिया को कहेंगे क्या? बाष्पीकरण। पुरानी क्रिया, पुराने चैप्टर में हम पढ़ चुके। जब यह द्रव के अणु वाष्प में बदलेंगे तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? बाष्पीकरण। फिर यह अणु जो वाष्पित है, यह ऊपर वायुमंडल में ऊपर की ओर जा रहे होंगे, तो आप एक बात पाएंगे, क्या होगा कि ऊपर जाने पर ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब ताप कम होगा तो गैस के अणु क्या हो जाएंगे मित्रों? संघनित हो जाएंगे। आप संघनन कहने का अर्थ यह कह दूं, जो गैस के अणु हम किस में बदल जाएंगे? द्रव में बदल जाएंगे। और ऊपर जाने पर जो ताप बहुत अधिक कम हो जाएगा, तो जो जो अणु है, द्रव है, यानी कि जो गैस है वो द्रव में बदल गई। तो द्रव आप शुरू में देख रहे, यहां से जो समुद्र से जल उड़ा है, यह क्रिया क्या थी? बाष्पीकरण। और यहां से आगे आपने देखा था कि यह द्रव में बदल गई, तो ये क्या थी? संघनन। अब जब ताप का मान कम हुआ विद्यार्थियों, तो यह द्रव क्या हो गया? जम गया। और हमने कहा जब कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है मित्रों। क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है। तो आपने देखा बादल का बनना किस क्रिया का उदाहरण है? बाष्पीकरण का, संघनन का, हिमीकरण का। इन तीनों का ही उदाहरण मित्रों क्या है? बादल का बनना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी होंगे जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ें। जिन व्यक्तियों के प्रश्न मुझसे पूछे जा रहे हैं, आप उम्मीद ना हारें, अगले संडे को मैं आपके सवाल अपने जवाब लेके आ रहा हूं मित्रों। अगली क्लास कल फिर आ रही है, जिसमें आप जानेंगे परमाणु क्या है, परमाणु की संरचना किस प्रकार की। आज के बाद आपको केमिस्ट्री से जुड़ा कोई प्रश्न दुविधा कर ही नहीं सकता है मित्रों। साइंस से जुड़ा कैसा भी प्रश्न। राधे राधे मित्रों, आपका दिन शुभ हो।